नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और अन्य नेता भी मौजूद रहे। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एशियाई खेलों में भारतीय एथलीटों का उत्कृष्ट प्रदर्शन उनकी सच्ची खेल भावना का बेहतरीन उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और उपलब्धियों से पूरे देश में जश्न का माहौल है। एशियाई खेलों में भारत का अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री ने एक तरफ खिलाड़ियों से बच्चों को सही खान पान अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा, वहीं दूसरी तरफ युवाओं को नशीली दवाओं से दूर रखने में खिलाड़ियों के योगदान को अहम बताया। प्रधानमंत्री ने भारतीय खिलाड़ियों के इतिहास रचने पर खुशी जाहिर की और कहा कि खिलाड़ियों ने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति के अनुकरणीय प्रदर्शन की सराहना की। प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि एशियाई खेलों में शामिल भारतीय खिलाड़ियों में बहुत से नाम इसी अभियान से निकले हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के उभरने में पैसों की कमी कभी सामने नहीं आने दी जाएगी। समारोह में खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एशियाई खेलों में खिलाड़ियों ने अपना पसीना बहाकर देश को 107 पदक दिलाए। अब पेरिस ओलंपिक में भी हमारे खिलाड़ी इतिहास रचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक करके स्वतंत्रता दिवस पर भाषण के आधार पर कार्यान्वित योजनाओं में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में 2 करोड़ लखपति दीदी बनने की बात कही थी। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हुए उपायों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत में जन औषधि स्टोरों की संख्या वर्तमान में 10,000 से बढ़ाकर 25,000 तक ले जाने की बात कही थी। प्रधानमंत्री ने इस विस्तार के लिए कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की। इजराइल और हमास के बीच युद्ध में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फिलिस्तीन के मुताबिक इन हमलों में अब तक 800 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इजराइल ने 1,500 आतंकवादियों के शव मिलने का दावा किया है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने कहा कि गाजा में 100 से 150 इजरायली लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि इजराइल ने इस युद्ध को हालांकि शुरू नहीं किया है, लेकिन वो इस युद्ध को खत्म जरूर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू को उनके फ़ोन कॉल और मौजूदा स्थिति की ताज़ा जानकारी प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। इजरायली सेना ने रात भर में करीब 200 लक्ष्यों को निशाना बनाया। खराब होते हालात के बीच फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाजा के अस्पतालों में तत्काल चिकित्सकीय सहायता के लिए एक मानवीय गलियारे बनाने का आह्वान किया है। सोमवार को कांग्रेस वर्किंग ग्रुप की बैठक में इजराइल और फलस्तीन संघर्ष को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें फलस्तीनी लोगों के समर्थन में कांग्रेस खड़ी नजर आई। लेकिन इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले को लेकर कांग्रेस ने कुछ भी CWC में नहीं कहा। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के बाद विवाद पैदा हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के साथ है। उसने इजराइल हमास युद्ध में हमास का साथ देते हुए एक बार फिर साबित कर दिया है कि एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए वो कितना नीचे गिर सकती है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कांग्रेस के हमास के समर्थन वाले बयान की निंदा की। कांग्रेस के ऐसे बयान इस बात का सबूत हैं कि वो हमेशा आतंकवादियों के समर्थन में खड़ी रही है। देश आतंकवाद के समर्थन में कांग्रेस के ऐसे बयान से स्तब्ध है। इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष में देश के वाम दल भी फिलिस्तीन के साथ खड़े नजर आए। CPIM नेता वृंदा करात ने अपने बयान में फिलिस्तीनी लोगों की चिंता तो की, लेकिन इजराइल के प्रति उनका रुख पूरी तरह अलग रहा। देश की नींव से इतर कांग्रेस के प्रस्ताव और लेफ्ट पार्टी के बयान पर उसके कई सहयोगी दल खुलकर समर्थन नहीं कर रहे हैं। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में आपसी समझ को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। सामिया सुलू हसन ने इस सम्मान के लिए JNU का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा
कि भारत और तंजानिया के रिश्ते पारंपरिक रूप से काफ़ी घनिष्ठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़कर $6 अरब तक पहुंच गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मौके पर कहा कि भारत सरकार देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों और कौशल संस्थानों को तंजानिया और अन्य अफ्रीकी देशों में कैंपस खोलने के लिए प्रेरित कर रही है। दूरसंचार, निर्यात और PLI स्कीम पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि खुशी की बात है कि भारत आज टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह उभर कर सामने आ रहा है। एक वर्ष के अंदर दुनिया भर के 3 सर्वश्रेष्ठ इकोसिस्टम में भारत शामिल हो चुका है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल की शुरुआत की। यह आंगनबाड़ी स्तर पर कुपोषित बच्चों के पहचान और प्रबंधन के लिए विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा तय करता है। स्मृति ईरानी ने इस मौके पर कहा कि देश में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से न केवल आंगनबाड़ी एक मिशन मोड में चल रहा है, बल्कि 18 मंत्रालय मिलकर साथ काम कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए आप देश के किसी भी कोने में इस योजना में क्या काम किया जा रहा है, इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में आयुर्वेद उत्सव अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछली बार आयुर्वेद दिवस में 50 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया था। इस बार हमारा लक्ष्य है कि 100 से ज़्यादा देश आयुर्वेद दिवस में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियान में मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। सुरक्षा बलों ने जिले के अलिशीपोरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद अभियान चलाया। शोपियान के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तनुश्री ने बताया कि मारे गए दोनों आतंकवादियों की पहचान मोरिफत मकबूल और जाजिम फारूक उर्फ अबरार के रूप में हुई है। जाजिम फारूक उर्फ अबरार कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में शामिल था। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तेलंगाना के आदिलाबाद में जन गर्जना सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि तेलंगाना को डबल इंजन की सरकार चाहिए। अमित शाह ने कहा कि केसीआर की सरकार 10 साल तक चली, लेकिन गरीबों, किसानों, दलितों और आदिवासियों के लिए कोई काम नहीं किया गया। केसीआर ने सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राहुल गांधी ने ब्यौहारी और शहडोल में सार्वजनिक रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान जनता से बदलाव के लिए वोट देने की अपील की। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है। कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है, हर वर्ग दुखी है और इसका एहसास भाजपा और शिवराज सिंह चौहान को भी है। भाजपा और शिवराज सिंह चौहान के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को जनता का साथ मिलने की गलतफहमी है, जिसे जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। दिल्ली में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लंबे समय तक वो हमारी अध्यक्ष रही हैं और हम चाहते हैं कि वे चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान आए। बीआरएस नेता के कविता ने कहा कि तेलंगाना में सत्ता में वापसी को लेकर राहुल गांधी भ्रम में जी रहे हैं। के कविता ने कहा कि केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है।
5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि निश्चित रूप से देश समेत सभी राज्यों की जनता आज डबल इंजन सरकार चाहती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि 2024 में जो परिस्थिति बन रही है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई और विकल्प नहीं है। इंडिया गठबंधन आपस में लड़ रहे हैं और आखिर अंतिम समय तक चुनाव तक वे लड़ते रहेंगे। सिक्किम में बाढ़ के बाद लगभग 1 सप्ताह बाद भी सेना के जवानों सहित लापता लोगों की तलाश जारी है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल दोनों में तीस्ता बेसिन पर तलाशी का अभियान जारी है। इस बीच लगभग सभी फंसे हुए पर्यटकों को बचा लिया गया है। सिक्किम में बाढ़ के कारण मौजूदा स्थिति पर लाचेन मंगन निर्वाचन क्षेत्र के विधायक समदुप लेप्चा ने कहा कि लाचेन में स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि सड़क का संपर्क टूट जाने के कारण यात्रा में काफी दिक्कत हो रही है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जन जागरण अभियान के तहत दिल्ली में भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस प्रदर्शन में अगुवाई की। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद में एनसीआरटीसी परियोजना कार्य का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इसका नवरात्र में उद्घाटन होगा। अभी हमारी तैयारियां जोरों पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विगत 6 वर्षों में 6 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में सफल रही है। कांग्रेस द्वारा जातिगत जनगणना की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस ने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई। कांग्रेस के युवराज कांग्रेस की खटिया खड़ी करके ही मानेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जन जन में जा रही है। भाजपा के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ा है। 2024 में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया है। जब किसी लड़की का जन्म होगा तो राज्य सरकार की ओर से उसे समय समय पर कुल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा कृषि मेला के समापन समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में जाना जाता है और उन्हें लगता है कि इसे किसान उन्मुख राज्य कहा जाना चाहिए। पुडुचेरी में महिला मंत्री चंडीरा प्रियंका ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उनके पास परिवहन और आवास सहित कई विभाग थे। पुडुचेरी की पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी चंडीरा कराईकल से पहली महिला मंत्री थी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा महिला मोर्चा ने 2013 कामदूनी बलात्कार मामले के आरोपियों की रिहाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और रैली निकाली। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी रैली में हिस्सा लिया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने दुर्गा पूजा के लिए खास घोषणा की है। त्रिपुरा राज्य के कुल 2056 राशन दुकानों से लाभार्थी पहली बार सरसों तेल रियायती दरों पर हासिल कर सकेंगे। 1 लीटर सरसों का तेल राज्य के सभी राशन की दुकानों में 113 रुपए में मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में भीम संसद जागृति रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ राज्य के लोगों को गांधी जी और बाबा आम्बेडकर के आदर्शों और विचारों से अवगत कराएगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य लोगों ने सैंफई में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को उनकी पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से संजय सिंह को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उन्हें 13 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने संजय सिंह को पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के तहत ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के अलावा अब आम आदमी पार्टी के ओखला के विधायक अमातुल्ला के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। मामला वक्फ बोर्ड की जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसमें हवाला लेन देन के गंभीर आरोप लगे हैं। संसद से निलंबित राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। राघव चड्ढा के खिलाफ 4 सांसदों ने विशेषाधिकार के उल्लंघन को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। चुनावी चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 31 अक्टूबर से सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि सरकार समेत अगर कोई भी पक्ष लिखित जवाब दाखिल करना चाहता है तो 27 अक्टूबर तक जवाब दाखिल कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले की आज सुनवाई हुई। याचिका में आरक्षण लागू करने पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक हटाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी अगली सुनवाई नवंबर के पहले हफ्ते में होगी। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से रिपोर्ट मांगी है कि प्रदूषण पर नियंत्रण उठाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने डीएमके पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा की बेनामी कंपनी की 15 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। जांच से पता चला है कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अवैध तौर पर प्राप्त धन से 45 एकड़ भूमि खरीदी गई थी। वीवो मोबाइल मामले में ईडी ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें चीनी राष्ट्रीयता वाले गुआंगवेन क्वांग, लावा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक हरि ओम राय, राजन मलिक और सीए नितिन गर्ग शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत को 2023-2024 की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 0.2% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। भारत इस सप्ताह नई दिल्ली में 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम में 600 से अधिक प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। और वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने सऊदी अरब में एक सभा को संबोधित करते हुए वहां के निवेशकों को देश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग में निवेश के लिए आमंत्रित किया। भारत में कच्चे इस्पात का उत्पादन इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से सितंबर की अवधि में 14.7% बढ़कर 6.965 करोड़ टन हो गया। पिछले साल समान अवधि में इसका उत्पादन 6.106 करोड़ टन था। खान मंत्रालय ने परमाणु खनिज रियायत नियम 2016 में संशोधन के लिए 27 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। बीएचईएल ने बानी वर्मा को कंपनी का निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। इससे पहले वर्मा बीएचईएल की परिवहन व्यवसाय के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन विनिर्माण इकाई का नेतृत्व कर रही थी। विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने कहा कि पश्चिमी देशों और चीन की बढ़ती खाई को देखते हुए भारत वैश्विक स्तर पर अच्छी स्थिति में है। क्रेडो बॉन्ड्स मार्केटिंग लिमिटेड और आभूषण कंपनी आरबीजेड ज्वेलर्स लिमिटेड को सेबी से आईपीओ के जरिए धन जुटाने की मंजूरी मिल गई है। क्रेडो के पास डेनिम ब्रांड मुफ्ती का स्वामित्व है। ब्रिजस्टोन इंडिया ने 4 पहिया वाहनों के लिए ईवी चार्जर लगाने के मकसद से टाटा पावर के साथ करार किया है। 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 567 अंकों की भारी बढ़त के साथ 66,079 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 177 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये 19,690 पर बंद हुआ। दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 250 रुपए की तेजी के साथ 58,600 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। चांदी भी 100 रुपए की बढ़त के साथ 72,600 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। म्यांमार में चीन की सीमा के पास एक शरारती शिविर पर हमले में महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 29 लोगों की मौत हो गई। हमला सत्तारूढ़ सेना द्वारा माना जा रहा है। जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा ने वियतनाम की राष्ट्रपति वो वान थुओंग से मुलाकात की। दोनों देश अपने 50 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मना रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रोमानियाई राष्ट्रपति क्लॉस इयोहानिस से काला सागर क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग पर बातचीत के लिए बुखारेस्ट पहुंचे। लाइबेरिया के राष्ट्रपति जॉर्ज वी ने देश में हो रहे चुनाव में अपना मतदान किया। उनका पहला कार्यकाल भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा रहा और वे लगातार समस्याओं से ग्रस्त रहे। ब्रिटेन में विपक्षी लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर जब पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में अपना भाषण शुरू करने वाले थे, तभी अचानक एक प्रदर्शनकारी ने मंच पर धावा बोल दिया और उनका माइक बंद कर दिया।
जांचकर्ताओं का मानना है कि फिनलैंड और एस्टोनिया को जोड़ने वाली एक उप समुद्री गैस पाइपलाइन को जानबूझकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। पाइपलाइन में एक छेद से गैस लीक होने के कारण 8 अक्टूबर को इसे बंद कर दिया गया था। पोलैंड में 15 अक्टूबर को होने वाले चुनाव से पहले समाज में महिलाओं से अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर एक प्रमुख अभियान चुनाव प्रचार के रूप में सामने आया है। चीन की एक अदालत ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार अमेरिकी रिपोर्टर इवान गोर्शकोविच को प्री ट्रायल हिरासत की अवधि बढ़ाने के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से उस घटना की जांच का आग्रह किया है जिसमें पिछले दिनों सैन फ्रांसिस्को में चीनी वाणिज्य दूतावास में एक कार अनियंत्रित होकर घुस गई थी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करके लौटी तीरंदाजी टीम से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने खिलाड़ियों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। अर्जुन मुंडा ने कहा कि एशियन गेम्स में भारत की तीरंदाजी टीम का अभूतपूर्व प्रदर्शन देखने को मिला है। भारतीय हॉकी खिलाड़ी अमित रोहिदास ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। अमित रोहिदास ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने को बड़ी उपलब्धि बताया है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रन से हरा दिया। इसके साथ ही गत विजेता इंग्लैंड ने टूर्नामेंट में पहली जीत हासिल की है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 365 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में बांग्लादेश की टीम 227 रन बनाकर आउट हो गई। बुधवार को टीम इंडिया आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के अपने दूसरे मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। लगातार उसकी ये दूसरी जीत हासिल हुई है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी बैडमिंटन के मेंस डबल्स में दुनिया की नंबर 1 जोड़ी बन गई है। चिराग और सात्विक की भारतीय जोड़ी ने यह मुकाम हासिल किया है और ये मुकाम हासिल करने वाले वे पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड 2028 में यूरोपीय चैंपियनशिप की मेजबानी करेंगे, जबकि इटली और तुर्की टूर्नामेंट में 2032 संस्करण को होस्ट करेंगे। पिछले सप्ताह यूरो 2032 के लिए इटली तुर्की ने संयुक्त बोली स्वीकार करने का फैसला किया था। तुर्की ने यूरो 2028 की दौड़ से हटने का फैसला किया था। और वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। थलपति विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म लियो को हाल ही में सीबीएफसी से सेंसर प्रमाण पत्र मिला है। फिल्म को कई कट और म्यूट के आदेश के बाद से यूए प्रमाण पत्र हासिल हुआ है। सैम बहादुर विक्की कौशल की आने वाली बहुचर्चित फिल्मों में से एक है। 13 अक्टूबर को सैम बहादुर का टीजर भारत पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबले के दौरान दिखाया जाएगा। टाइगर 3 से कैटरीना कैफ की पहली झलक सामने आ गई है, जिसमें वो बंदूक ताने नजर आ रही है। मंगलवार को फिल्म एनिमल का नया पोस्टर जारी किया गया, जिसमें रणबीर अपनी हीरोइन रश्मिका के साथ रोमांटिक मुद्रा में नजर आए हैं। फिल्म लकीरें 3 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। इसमें आशुतोष राणा के अलावा विदिता बाद, टिया वाजपेयी जैसे कलाकार नजर आएंगे। अक्षय कुमार स्टारर मिशन रानीगंज की कमाई की रफ्तार चल रही है धीमी। मिशन रानीगंज 4 दिन में केवल 13.85 करोड़ रुपए का ही बिजनेस कर पाई है। थैंक यू फॉर कमिंग थिएटर्स तक दर्शकों को खींच लाने में विफल रही है। रिलीज के बाद फिल्म अब तक सिर्फ 4.77 करोड़ रुपए की कमाई कर पाई है। राजवीर देओल और पालोमा ने शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म दोनों से बॉलीवुड डेब्यू किया। लिमिटेड स्क्रीन्स पर रिलीज हुई ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। मृगदीप सिंह लांबा के निर्देशन में बनी फुकरे 3 सिनेमाघरों पर धमाल मचा रही है।
फिल्म ने सोमवार को 1.41 करोड़ से अधिक की कमाई की और अब तक 77 करोड़ से अधिक की कमाई कर चुकी है। फिल्म जवान की कमाई का सिलसिला थम नहीं रहा है। सोमवार को फिल्म ने 1 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। जवान भारत में 625 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।